नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई-राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 11 अक्टूबर 2023 बुधवार की करंट अफेयर्स मैं लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, लाइक करके हमें बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो जो है ये अब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक देखते रहिएगा। करंट अफेयर्स जबरदस्त है, मजे वाली करंट अफेयर्स है, एग्जाम में सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो पहला प्रश्न आज की करंट अफेयर्स का कि हाल ही में भारत की, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के नीमच में, मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रख दी है। ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना जो है ये ग्रीन को ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है। कौन से ग्रुप के द्वारा? ये परियोजना ग्रीन को ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है। कौन से ग्रुप के द्वारा भाई? ग्रीन को ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही है। 1400 मेगावाट है इसकी क्षमता। इस परियोजना की क्षमता अगर आपसे पूछे कि भाई इस परियोजना की क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना, इस परियोजना की क्षमता है 1400 मेगावाट। कितनी है भाई? 1400 मेगावाट क्षमता है इस परियोजना की। 7.5 घंटे की भंडारण क्षमता है। कितने घंटे की भाई? 7.5 घंटे की भंडारण क्षमता है। यानी ग्रीन को ग्रुप द्वारा इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नीमच में इस परियोजना की आधारशिला रखी है। आपको ध्यान रखना है कि साहब, अगर हम बात की जा रही है इसकी विस्तार की, अगर हम बात करें तो 6 घंटे और इसका विस्तार किया जाएगा और 1920 मेगावाट क्षमता और इसकी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, 7.5 घंटे भंडारण क्षमता 1400 मेगावाट है और ग्रीन को ग्रुप द्वारा इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। तो मित्रों याद रह जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी पंप परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भाई? नीमच जिले में ऐसा किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर कि भाई हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में, ध्यान रखना मित्रों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ध्यान रखना मित्रों कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की तो बात बहुत बड़ी होती है। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है भाई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर है मित्रों, क्लाउडिया गोल्डिन। ध्यान रखना, 2023 में जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, इन्हें ही मिला है। खास बात ध्यान रखना, इनकी जो उपलब्धि की अगर हम चर्चा करें, इनकी उपलब्धि की अगर बातें होती है तो याद रखना, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी बिंदु पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो अगर आपसे पूछे कि इनको अर्थशास्त्र के किस पॉइंट पर, किस कारण से इनको नोबेल मिला भाई अर्थशास्त्र का, तो ध्यान रखना, महिलाओं के श्रम बाजार। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल प्रश्नों का लेवल बढ़ चुका है, प्रश्नों का लेवल बढ़ चुका है। तो महिलाओं के तो श्रम बाजार परिणाम हैं, ये बिंदु ही आपको जोर देने वाले हैं कि महिलाओं के श्रम बाजारों के जो परिणाम हैं उनके बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, महिलाओं के श्रम बाजारों के परिणाम के लिए हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि भाई अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन। इनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये पॉइंट याद रखना, महिलाओं के श्रम बाजारों के परिणामों के लिए हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी साहब। तो क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं।
कौन है क्लाउडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ये चीज आपको याद रखनी है मित्रों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। भारत का कौन सा शहर नवंबर 2023 में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भाई नवंबर 2023 में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप भारत में होने जा रही है। और अयोध्या जो है, क्योंकि अयोध्या भाई साहब अभी ठाट बाट अयोध्या के न्यारे हैं। भगवान श्री राम जो है, भाई भगवान श्री राम जो है भारत का राजकाज संभालेंगे अयोध्या से। वहां पर एक भव्य मंदिर बन चुका है, जल्द ही उनके महल का, उनके मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भाई साहब अयोध्या जो है वो एक बहुत बड़ी, विश्व की यूं कह सकते हैं बहुत ही सुंदर नगरी बनने जा रही है। उसी अयोध्या के अंतर्गत नवंबर 2023 में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। उसी अयोध्या में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी मित्रों। याद रखना, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? अयोध्या में आयोजित की जा रही है, जो आपको याद रखनी होगी मित्रों। बहुत ही सरल और सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के पहले कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है भाई? जोधपुर में खोली गई है। और इनके पहले कुलपति MK आसेरी को, ध्यान रखना, मारवाड़ मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है ना, उनको विशेष रूप से पहली जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है पहले, वो है MK आसेरी। कौन है भाई? डॉक्टर MK आसेरी को बनाया गया पहला कुलपति। अगर हम बात करें, अभी आचार संहिता की घोषणा हुई और आचार संहिता की घोषणा से ठीक जस्ट पहले ही MK आसेरी यूनिवर्सिटी के क्या बन चुके हैं? कुलपति बन चुके हैं। ये पहले MDM हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक रहे हैं डॉक्टर MK आसेरी। कौन रहे हैं? MDM हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक रहे। तो इन्हें भाई साहब इस यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी दे दी गई है। MK आसेरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्या है भाई? अब कुलपति हैं। ये आपको याद रखना होगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरल सरल प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों की कल हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आज इनको प्रश्न के रूप में कल मैं जब विस्तार से समझा रहा था, एक्सटेंशन किया था, उस समय हमें इन प्रश्नों को बता चुका हूं। आज बस अलग से प्रश्न दे करके आपको बता रहा हूं। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कल भी मैंने बताया था, है ना, कि भाई लाल सिंह झाला, याद नाम सुना होगा आपने, लाल सिंह झाला जो है उनको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको भाई? लाल सिंह झाला को ऐसा किया गया है। तो ध्यान रखना, वैसे अगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अध्यक्ष लाल सिंह झाला है, वहीं उपाध्यक्ष जो है वो रहेंगे हेम सिंह शेखावत, जो सीकर से हैं। हेम सिंह शेखावत इसके उपाध्यक्ष हैं। लेकिन प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। हेम सिंह शेखावत प्रश्न आ जाता है कुछ अलग तरीके से, वो ऐसे आता है कि बताइए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड में कुल कितने सदस्य रहेंगे भाई? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य और हैं, यानी कुल 9 सदस्य हो गए। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य अलग से। तो ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड है जो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया। लाल सिंह झाला इसके क्या बनाया गया भाई? अध्यक्ष बनाए गए। लाल सिंह झाला क्या बने? इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के युवाओं को आवास एवं भोजन व्यवस्था की वैकल्पिक सुविधा के लिए नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया? नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर। ध्यान रखना कि दिल्ली के अंतर्गत उदयपुर हाउस का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली के अंतर्गत आपने उदयपुर हाउस नाम सुना होगा। उसी उदयपुर हाउस में लगभग 330 करोड़ की लागत से, कितने करोड़ की लागत से भाई? 330 करोड़ की लागत से ये हॉस्टल और फैसिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये खोला जा रहा है, जिसमें दिल्ली में रह करके जो प्रतियोगी परीक्षार्थी है वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, अपने कैरियर काउंसलिंग को लेकर के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये अल्प आय वर्ग के बच्चे रहेंगे। इनके लिए 500 विद्यार्थी इसमें ठहर सकते हैं। कितने विद्यार्थी इसमें ठहर सकते हैं? लगभग 500 विद्यार्थी इसमें रुक सकते हैं मित्रों।
ये 330 करोड़ की लागत से ऐसा किया गया है कि भाई नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली के उदयपुर हाउस में। नई दिल्ली के कौन से हाउस में? उदयपुर हाउस में ऐसा काम किया गया है। भाई 500 विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे 500 लोग जो है इसमें रुक सकते हैं, यहाँ पर खाना वाना मस्त चकाचक आनंद ले सकते हैं। उदयपुर हाउस है ये जगह, है ना। तो कुल मिलाकर याद रखना 330 करोड़ की लागत से ये काम हुआ है। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में उदयपुर हाउस में। कहाँ है भाई? नई दिल्ली के उदयपुर हाउस में यह है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो रहेगा कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई? तो भाई ये तो कल भी बताया था मैंने कि 2 नए सदस्य राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में बने। एक तो सज्जन सिंह, एक तो कौन बने? सज्जन पोसवाल, डॉक्टर सज्जन पोसवाल, एक रिपुंजया सिंह। तो ध्यान रखना, एक तो सज्जन पोसवाल, एक तो सज्जन पोसवाल, एक बने हैं रिपुंजया सिंह। सज्जन पोसवाल और रिपुंजया सिंह, ये जो 2 नए सदस्य हैं, ये राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में अभी हाल ही में बनाए गए। अभी हाल ही में बनाए गए। तो मित्रों याद रह जाएगा कि कितने नए सदस्य बनाए गए हैं। 2 सदस्य बनाए गए राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड में, एक तो सज्जन पोसवाल, एक रिपुंजया सिंह। एक तो सज्जन पोसवाल है, एक रिपुंजया सिंह है मित्रों। फिर आता है राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मैंने कल भी बताया था कि भाई वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रिचपाल सिंह मिर्धा को बनाया गया है ना। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड जो है उनका अध्यक्ष जो है वो रिचपाल मिर्धा को बनाया गया। रिचपाल मिर्धा इनके अध्यक्ष बन चुके हैं वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के। ध्यान रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया और रिचपाल मिर्धा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उन्हें क्या बनाया गया है? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है मित्रों। चलिए आगे प्रश्न की हम बात करते हैं। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न जबरदस्त है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल कर दी गई है। राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वो कौन कौन से 5 राज्य मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव कब होंगे? 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी है, 11 का दिन है। इस दिन भाई साहब अबूझ सावा है, यानी शादियां ही शादियां हैं। आप जीमो, वोट देवो, फिर जीमो, पहले जीमो, फिर वोट देवो, लेकिन वोट देना जरूरी है ना। देव उठनी एकादशी 11 का दिन है, जिसमें सबसे ज्यादा शादियां होती है राजस्थान में। एक तो अक्षय तृतीया को, एक देव उठनी एकादशी को, एक पीपल पूनम को, है ना। सबसे ज्यादा शादियों का दिन है। हालांकि चुनाव आयोग ने किस आधार पर यह तारीख रखी वो चुनाव आयोग जाने, लेकिन 23 नवंबर को बहुत भारी संख्या में सावे होंगे, बहुत ज्यादा शादियां हैं। और इसी दिन एक और त्योहार रख दिया, वो है मतदान का त्योहार। तो कुल मिलाकर हमें शादियों में लड्डू खाने भूल जाने हैं, लेकिन मतदान जरूर करना है मित्रों, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि 100% तक हम मतदान करवाएं। और इसी दिन भाई सवा ज्यादा है, शादियां ज्यादा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है साहब, क्योंकि बारात में पता नहीं कहां कहां जाना पड़ सकता है, और वहां पर हम वोट कैसे करेंगे। इसलिए पहले अपना वोट करें सुबह जल्दी उठ करके, बाद में शादी में आप जाए, तो शादी का आनंद आप बाद में लें। तो कुल मिलाकर ध्यान में रखना है मित्रों आपको, 23 नवंबर को ये चुनाव हो जाएंगे राजस्थान के, और 3 दिसंबर को भाई साहब परिणाम आ जाएंगे। यानी 3 दिसंबर को हमारी नई सरकार की सूचना हमें मिल जाएगी, कौन सी नई सरकार बन रही है, और तुरंत ही उसके बाद में कब शपथ ग्रहण समारोह होगा ये बाद में निर्धारित कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। कितने राज्यों में चुनाव होने हैं भाई? 5 राज्यों में चुनाव होने हाल ही में, और 5 राज्यों की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। 5 राज्यों की भाई तारीख जो है ये सुनिश्चित हो चुकी है मित्रों, याद रह जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपका रहेगा कि भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए
कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। अभी पहले विद्यालयों में यूनिफॉर्म की मामला था और अब आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनके बच्चों को भी यूनिफॉर्म मिलेगी, है ना। उनके लिए 125.80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 125.80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये स्वीकृति दे दी है भाई, ध्यान रखना। अभी हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अगर आपसे राशि पूछे तो 125.80 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दे दी है सरकार ने। खास बात ध्यान रखना, ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे आते हैं उनकी उम्र रहती है 3 से 6 साल। 3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहते हैं और उन्हें अब फ्री में यूनिफॉर्म मिल सकेगी। और सबसे खास बात यह है कि ये प्रावधान इसका स्वीकृत हो चुका है, यानी 125.80 करोड़ की अनुमति मिल चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। अब जल्द ही हो सकता है भाई चुनाव के बाद में ये यूनिफॉर्म मिलना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है पहले मिलना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर 125.80 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो ये मित्रों आज के करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे प्रश्न थे जो आपको ध्यान में रखना है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और आपके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। हम जल्द ही इसमें 5वां ऑप्शन भी लाने वाले हैं आपके लिए। ये आपके लिए खुशखबरी रहेगी कि जो आरपीएससी ने 5 ऑप्शन देना शुरू कर दिया है, राजस्व बोर्ड भी इस बात को मान चुका है, वो भी 5 ऑप्शन देगा। अधीनस्थ बोर्ड भी अधीनस्थ बोर्ड भी 5 ऑप्शन देगा। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो हम आपके लिए जल्द ही मतलब अगले कल परसों वाली पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के भी, दिशा ई-राइज एप्लीकेशन जो है वहां जाकर के भी आप निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मित्रों आज्ञा दीजिएगा। बस जाते जाते एक बार फिर कहूंगा, अपने मित्रों को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करें और उन्हें बताएं कि राजस्थान की सबसे बेहतर करंट अफेयर श्रृंखला चल रही है, आप इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, आज्ञा दीजिएगा।